दोस्तों नमस्कार। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये धुन आप कहीं भी सुन सकते हैं। पूरे हिंदी भाषी भारत में जहां भी लोग हिंदी को समझते हैं या बोलते हैं, आप कहीं भी चले जाइए, एक खास राजनीतिक जमात के लोग, एक खास विचारधारा के लोग भगवान राम को ही लाने का दावा करते हैं। अब इस तरह के हास्यास्पद दावों के दौर में यदि ये कहा जाए कि वाकई मौजूदा दौर में मनुष्य के पास यदि राम को लाने की ताकत है, तो क्या वो बैंक लुटेरे, फ्रॉड, घोटालेबाजों को जो इस देश को छोड़कर भाग गए हैं या कहीं छिपे हुए हैं भारत के बाहर, क्या उन्हें वो नहीं ला सकते? 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। मंदिर का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करेंगे। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए, संसदीय व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे हुए और 142 करोड़ लोगों के नुमाइंदे नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन होना है। और उनके समर्थक बहुत बड़ी संख्या में जगह जगह कहते घूम रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी जो राम को लाए हैं, यानी जो राम मंदिर बनवा रहे हैं, उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में लाने के लिए अभी से कवायद हो रही है। बड़ी अच्छी बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबके समर्थकों को यह अधिकार है कि वो अपने पक्ष में नारे गढ़ सके, लेकिन कम से कम ऐसे समर्थकों से हमारी अपील है कि इस तरह के नारे तो ना ही लगाए कि जो राम को लाए हैं। राम को लाने का दावा, भगवान को लाने का दावा भला कौन कर सकता है? लेकिन चलिए, ऐसा दावा यदि उन लोगों ने किया है तो उनके दावे को ही हम सही मान लेते हैं। अन्यथा आज से पहले 22 जनवरी 2024 से पहले राम को लाने का दावा जिन लोगों ने नहीं किया, वो राम को नहीं ला पाए। और राम को लाने का दावा इन्होंने कर दिया तो मान लेते हैं कि कर दिया। लेकिन कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति के पास, जिस सत्ता के पास भगवान को ही लाने की क्षमता मौजूद है, भगवान राम को ही लाने की क्षमता मौजूद है, वो इस देश के बैंक फ्रॉड करने वाले लोगों को क्यों नहीं ला पा रहा? नरेंद्र मोदी के समर्थक बड़ी संख्या में ये धुन बजा रहे हैं और नारे गुनगुना रहे हैं, गाने गुनगुना रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन जरा उन समर्थकों को अपने नेता नरेंद्र मोदी से ये बात जरूर पूछनी चाहिए कि उनके मेहुल भाई, कई वीडियो आपने देखे होंगे ऐसे जिसमें नरेंद्र मोदी मेहुल चौकसी को मेहुल भाई कहकर संबोधित करते हैं। मेहुल भाई को आखिर वो कब ला रहे हैं? कब मेहुल भाई भारत की धरती पर कदम रखेंगे? कब उन्हें ईडी गिरफ्तार करेगी? कब उन्हें भारत की जांच एजेंसियां उनका प्रत्यर्पण कराएंगी? ये सवाल महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री के शब्दों में, प्रधानमंत्री के मेहुल भाई कौन सा अपराध करके गए हैं और मेहुल भाई पर क्यों नहीं ईडी जा पा रही है? ये सवाल मौजूदा दौर में इसलिए महत्वपूर्ण है कि मेहुल भाई ने कोई 2 रुपए, 4 रुपए, 2 लाख, 4 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़ का घोटाला नहीं किया। उतने बड़े, उतना छोटा बैंक फ्रॉड नहीं किया है। एक व्यक्ति जो गांव में ट्रैक्टर लेता है, एक व्यक्ति जो कोई छोटी गाड़ी लेता है या फ्लैट खरीदता है 25-50 लाख का, यदि वो लोन समय पर ना चुका पाए तो फ्लैट को बैंक जब्त कर लेते हैं। ट्रैक्टर को दरवाजे से घसीट कर मंगा लिया जाता है, बैंकों में मंगा लिया जाता है, और जो प्रॉपर्टी लोन के लिए गिरवी रखी गई है उस प्रॉपर्टी को नीलाम भी कर दिया जाता है। सब कुछ इस देश में हुआ है। लेकिन हजारों करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए लेकर भागने वाले नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के भतीजे, जो मेहुल चौकसी के साथ ही फरार हैं। जब से पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला सामने आया, जब से वो बैंक फ्रॉड सामने आया, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेकर के और उसके बाद पैसा न लौटाने की एक अजीबोगरीब आर्थिक भ्रष्टाचार की कहानी सामने आई, उसके बाद से कौन पूछ रहा है कि जो राम को लाए हैं भला वो मेहुल चौकसी को क्यों नहीं ला पा रहे? प्रधानमंत्री के मेहुल भाई पर हाथ डालने की हिम्मत ईडी की क्यों नहीं हो रही? नीरव मोदी पर क्यों नहीं हो रही? ये सारे सवाल इस दौर में महत्वपूर्ण हो चले हैं, क्योंकि वाकई इस देश में जो पैसा बैंकों में जाता है वो पैसा किसका होता है? वो पैसा हमारा, आपका, इस देश के मेहनतकश आवाम की गाढ़ी कमाई का होता है। और वो गाढ़ी कमाई यदि कोई लूट कर ले जाता है तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि बैंक अपने घाटे की भरपाई कैसे करती है। बैंक तो बट्टे खाते में डाल देती है, लेकिन जरा सोचिए 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा यदि किसी का फ्रॉड हो जाए
तो पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे तो पैसे जाए आपको मिलेंगे कैसे? और वो पैसा किसका था? तो पैसा आपका, हमारा, सबका। जिन लोगों के पंजाब नेशनल बैंक में खाते होंगे उन सब का होगा। और उन लोगों का पैसा बैंक लौटाएगी कैसे और कहाँ से उसकी वसूली करती है? तो जरा इस पूरे के पूरे मोडस ऑपरेंडी पर आप ध्यान देंगे तो कभी कभी आपके मोबाइल में मैसेज आता होगा कि एटीएम मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर कुछ पैसे कट गए। कभी आता होगा पासबुक मेंटेनेंस के नाम पर पैसे कट गए। कभी कोई और चार्ज के नाम पर कुछ पैसे कट गए, 100 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये, जो भी रकम कटते हो। और ये सारे रुपए जो कटते हैं दरअसल ये एक बहाना होता है। कोई भी अर्थशास्त्री इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि बैंक के पैसे लूट कर चले गए और बैंक अपनी जेब से, अपने घर से वो पैसे आपको लौटाएगा। ये दरअसल ये अलग अलग समय पर जो कटौती होती है तो इस तरह के फ्रॉड से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए होती है। यानी पैसा आपका कटा और आपका पैसा देने के लिए आपसे ही वसूली होती है। इस तरह से बैंक यदि मौजूदा दौर में काम करने पर मजबूर हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि व्यवस्था में किस हद तक बैंक फ्रॉड करने वाले लोगों की घुसपैठ हो चुकी है। वो बाहर जाकर मजे की जिंदगी जी रहे हैं, तमाम तरह के फोटोज उनके सामने आते रहते हैं। और मेहुल चौकसी और नीरव मोदी से आगे बढ़े तो कुछ और लोग भी इस कैटेगरी में है। 13,000 करोड़ से ज़्यादा का मामला जब मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का है तो जरा 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मामला जिनके ऊपर है और जो लंबे समय से फरार है उनका भी जिक्र कर लिया जाए। किंगफिशर के मालिक विजय माल्या, जी हाँ वही विजय माल्या जिनकी किंगफिशर एयरलाइंस रही हो चाहे जिनकी शराब की कंपनी रही हो, इन सब ने अपनी कंपनियों के लिए, अपने बिजनेस के लिए तमाम तरह के खातों की गड़बड़ी करके, झूठे दावे करके बैंकों से लोन लिए। और लोन लेने के बाद क्या हुआ? लोन लेने के बाद जब जांच शुरू हुई, पता चला कि बहुत सारी चीज़ें इसमें फर्जी है। उसके बाद भारत की भूमि को छोड़कर कहीं सुदूर यूरोप में, लंदन में, कहीं और वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें ईडी का कोई डर नहीं है, उन्हें सीबीआई का कोई डर नहीं है, किसी का डर नहीं है। क्योंकि ईडी सीबीआई का डर तो संसद में बैठे हुए संजय सिंह को हो सकता है, ईडी सीबीआई का डर मनीष सिसोदिया को दिखाया जा सकता है, लेकिन ईडी सीबीआई का डर प्रधानमंत्री के मेहुल भाई को नहीं हो सकता। और यदि होता तो अब तक वो गिरफ्तार हो चुके होते। ईडी का डर नीरव मोदी को नहीं हो सकता, ईडी का डर विजय माल्या को नहीं हो सकता। और इस तरह के जो तमाम नाम आप देखते हैं, कुछ दिनों से महादेव बेटिंग ऐप चर्चा में है। ईडी बयान भी दे रही है, अब ईडी प्रेस नोट भी जारी करने लगी, प्रेस रिलीज भी जारी करने लगी। ये एक नई परंपरा है कि भूपेश बघेल को महादेव ऐप वालों ने का दावा है कि 508 करोड़ रुपए दिए थे। अरे भाई दावा है तो उनको गिरफ्तार करो। क्या है दुबई कनेक्शन? कौन दुबई में बैठा हुआ है? पकड़ के लाओ उस आदमी को। दिल्ली में जाकर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेना आसान है, बंगाल में जाकर मंत्री को गिरफ्तार कर लेना आसान है, दिल्ली में लुटियंस दिल्ली से, नॉर्थ एवेन्यू से संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेना आसान है। लेकिन संजय सिंह पे आरोप थे, कोई साबित नहीं हुए थे, बस आरोप थे कि कथित तौर पर कुछ करोड़ रुपए संजय सिंह को किसी से मीटिंग कराने के एवज में दिए गए। कथित तौर पर कुछ करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी को कुछ व्यवसायियों के पक्ष में बनाने के लिए लिए। इस तरह के आरोप है। लेकिन जहां आरोपों की पुष्टि हो चुकी है और कुछ करोड़ की नहीं बल्कि कई हजार करोड़ की, वहां ईडी क्यों नहीं जा रही है? क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता? संजय राउत को तो गिरफ्तार कर लिया था, सिविल मैटर जिसे बताया गया उस पर ईडी ने पीएमएलए बनाकर गिरफ्तार किया। लेकिन अब जरा गुजरात से जुड़े हुए कुछ दूसरे व्यवसायियों की भी बात करें। जी हाँ, प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात, सुप्रीम कोर्ट को तो कई बार ये कहना पड़ता है कि गुजरात के न्यायालयों से आने वाले जजमेंट आजकल इतने अजीबोगरीब क्यों होते हैं, इंटरेस्टिंग जजमेंट क्यों होते हैं। लेकिन गुजरात से कुछ ऐसे लोग जो बैंक फ्रॉड कर लेते हैं, उसके बाद मुकदमाबाजी करते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ यहीं रहकर मुकदमाबाजी करते हैं। ये सवाल मौजूदा दौर में इतना महत्वपूर्ण है कि इस सवाल का जवाब वो लोग नहीं दे पा रहे हैं जिनके समर्थक ये नारे लगा रहे हैं, जिनके समर्थक ये धुन गुनगुना रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
राम को लाए हैं उनको आप जरूर लाइए, निश्चित तौर पर लाइए, लेकिन जो राम को लाए हैं उनसे ये वादा जरूर लीजिए कि राम तो आ गए, 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे, लेकिन नीरव मोदी फ्रॉड करने वाला व्यक्ति, मेहुल चौकसी फ्रॉड करने वाला व्यक्ति, विजय माल्या फ्रॉड करने वाला व्यक्ति, वो कब आएंगे? और इस तरह के तमाम फ्रॉड करने वाले लोग जो भारत की भूमि से बाहर जाकर बैठे हुए हैं, वो कब आएंगे? जरा उनसे उनके समर्थकों को भी पूछ लेना चाहिए कि आखिर वो आएंगे तो कब आएंगे और कब लाए जाएंगे। ये भी पूछ लेना चाहिए कि हर चुनावी सभा में देश के गृह मंत्री, चुनावी सभा हो या कोई दूसरी सभा हो, सभा की शुरुआत करते हैं भारत माता की जय। भारत माता की जय कहने के बावजूद भारत माता की भूमि को आर्थिक रूप से कंगाल बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान देकर भारत भूमि को छोड़ने वाले लोग आखिर कब कानूनी शिकंजे में आएंगे, कब वो न्यायपालिका की गिरफ्त में होंगे, कब उन्हें न्याय मिलेगा और कब उन बैंकों को न्याय मिलेगा जिन बैंकों को चूना लगा, इसके बारे में कोई दावा नहीं है। भ्रष्टाचार मिटाने की बातें होती है, प्रधानमंत्री लंबे लंबे दावे करते हैं, जांच एजेंसियों को, सीबीआई को इंसाफ और न्याय का ब्रांड बताते हैं, मीडिया कंक्लेव में ये कहते हैं कि अब तक आपने भ्रष्टाचार की खबरों पर खूब टीआरपी जमा की। अब वक्त आ गया है कि आने वाले वर्ष में अब जो टीआरपी आपको मिलने वाली है वो टीआरपी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की खबरों से मिलने वाली है। प्रधानमंत्री को ये बात कहे 7-8 महीने गुजर गए, उससे ज़्यादा ही गुजर गए, लेकिन अब तक इस देश के लोगों के कान ये सुनने को तरस गए कि मेहुल चौकसी को गिरफ्तार करके भारत लाया गया। ये लोगों के कान ये सुनने को तरस गए कि नीरव मोदी और विजय माल्या को गिरफ्तार कर भारत लाया गया। अब तक लोगों के कानों में आवाज़ नहीं पहुंची है, अब तक लोगों ने ये फुटेज नहीं देखी है। और इन सब के बीच गुजरात के एबीजी शिपयार्ड ऋषि अग्रवाल का भी मामला है। 22,000 करोड़ से ज़्यादा का बैंक फ्रॉड, स्टेट बैंक समेत 28 बैंकों को एबीजी शिपयार्ड में ने लगाया। मामला न्यायालय में चल रहा है, लेकिन वो पैसे की रिकवरी कब होगी किसी को कुछ नहीं पता। और राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा लगाने वाले लोग जरा पिछले 9 साल के बट्टे खाते में, यानी बट्टे खाते में बैंकों के द्वारा डाले गए रुपयों को देखें तो ये मामला 24,95,000 करोड़ यानी लगभग 25 लाख करोड़ का बनता है। ये 25 लाख करोड़ कौन से हैं, किसके हैं जो बट्टे खाते में डाले गए, क्यों डाले गए, कौन लोगों ने वो लोन लिया, आखिर वो कौन से लोग हैं जो लगभग 25 लाख करोड़ रुपए लोन लेकर डकार गए और बैंकों को मजबूरन बट्टे खाते में डालना पड़ा। रिकवरी उनमें से 10% की भी नहीं है, 2.5 लाख करोड़ बमुश्किल रिकवरी उसमें है। तो आखिर ये पैसे किसके हैं? पैसे निश्चित तौर पर हमारे आपके सबके हैं जिनके भी बैंक खाते हैं। जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए, नरेंद्र मोदी ने जो खाते खुलवाए, बहुत अच्छा काम किया, सबका खाता खुलवा करके सबको बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनाया। लेकिन खाता खोलने के बाद जो पैसा आता है, जो पैसा आप अपने खाते में डालते हैं, बैंकों को पैसा बट्टे खाते में डालना पड़ जाए और आपकी भरपाई, आपका पैसा आपको देने के लिए दूसरे तीसरे उपायों से पैसा जुटाना पड़ जाए, क्योंकि कानूनी तौर पर आपका पैसा कोई ले नहीं सकता। एक निश्चित सीमा तक जो पैसा जमा है वो कोई ले नहीं सकता। तो वो पैसा लौटाने के लिए बैंकों को दूसरे तीसरे उपाय करने पड़े और पैसा बट्टे खाते में दूसरी तरफ डाला जाए, तो उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं सिस्टम पूरी तरह से कॉरपोरेट फ्रेंडली माना जाना चाहिए। एक ऐसा कॉरपोरेट फ्रेंडली सिस्टम जिसमें आम आदमी की हैसियत क्या है? आम आदमी की हैसियत सिर्फ यही है कि मार्च 2020 से जो 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद इस देश के तकरीबन 60% लोगों, 60% लोगों के लिए चल रही है, वो इमदाद अब अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दी गई है। यानी 5 सालों तक आम आदमी की स्थिति में सरकार भी मान रही है कि कोई सुधार नहीं होना है। 5 साल तक लोग यूं ही कटोरा लेकर 5 किलो राशन के लिए सरकार के सामने खड़े रहेंगे। उनके जेब में, उनकी आर्थिक सेहत में, उनकी तरक्की के कोई अवसर मिलने वाले नहीं है, ये सरकार खुद ही मान रही है। क्योंकि यदि ये मिलने वाले होते तो सरकार उन्हें 5 किलो देने की बात नहीं करती। उस कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, PMGKY नहीं रखा जाता। गरीब कल्याण योजना का मतलब ही हो गया कि इस देश में 80 करोड़ लोग मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से, आर्थिक बदहाली की वजह से गरीबी रेखा की श्रेणी में है।
तभी उन्हें राशन देने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इस बात की एक तरह से अघोषित छूट मिली हुई है कि वो बैंकों से लोन ले, बैंकों से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ले, बैंकों से किसी और रास्ते से पैसे ले और फिर देने की दरकार नहीं है। और जब देने की जरूरत आ जाए, कहीं ना कहीं से मामला खुल जाए, तो बेहतर है कि इंडिया से निकलने वाली पहली फ्लाइट को पकड़ के वो किसी टैक्स हेवन कंट्री में पहुंच जाए, किसी ऐसे देश में पहुंच जाए जहां से भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है, किसी ऐसे देश में पहुंच जाए जहां से प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद उन्हें भारत को प्रत्यर्पित करने में, यानी भारत वापस भेजने में तमाम तरह की कानूनी अड़चनें आ सकती है बीच में। तो इस तरह के देशों की पहचान करके लोग जरूर रखते हैं, इस तरह के बैंक फ्रॉड करने वाले। लेकिन सवाल यही है कि जिस सरकार की हैसियत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी हैसियत जिस सत्ता की है कि वो राम को भी लाने का दावा कर सकते हैं, क्या उस सत्ता की हैसियत नहीं है कि एक भगोड़े को पकड़ के ले आए? एक फिल्म अभिनेत्री एक भगोड़े के साथ दिखाई देती है, वो उन्हें ढूंढ लेती हैं। लेकिन इस देश की सीबीआई, ईडी और फाइनेंशियल फ्रॉड की जांच करने वाली दूसरी एजेंसियां अब तक उस भगोड़े को नहीं ढूंढ पाती है। कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि मौजूदा दौर में लोगों को धर्मांधता का भूत इस ढंग से चढ़ाया गया है कि लोग उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कौन सी चीज जरूरी है, कहीं ना कहीं उससे डाइवर्ट रहे, कहीं ना कहीं उससे उनका ध्यान बटा कर रखा जाए। लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार, एमएसपी गारंटी, ओल्ड पेंशन स्कीम, अग्निवीर, इन सब चीजों पर चर्चा ना करें। लोग चर्चा करें तो किस चीज पर? लोग चर्चा करें तो राम मंदिर पर, लोग चर्चा करें तो किसी की दाढ़ी और टोपी पर, लोग चर्चा करें तो हिंदुत्व पर। लेकिन लोग इस बात पर चर्चा ना करें कि जो इस देश का पैसा है, भारत माता जिसकी जयकारे के नारे लगाए जाते हैं, उन भारत माता के सपूतों का पैसा है, उस पैसे को लूट कर जो भाग रहा है वो कब वापस आएगा? देश के खजाने पर मैं कोई खूनी पंजा नहीं पड़ने दूंगा। ये बात एक दौर में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। बहुत बड़ा चुनावी वादा किया था कि देश के खजाने पर खूनी पंजा नहीं पड़ने दूंगा। लेकिन देश के खजाने पर खूनी पंजा पड़ा या नहीं पड़ा, ये तो पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस देश के खजाने पर पंजे से ज्यादा बड़ी चीज यूं कहे कि पूरा का पूरा झोला और बोरा दोनों पड़ गया, और इतनी बड़ी संख्या में लोग बैंक लूट करके, बैंकों को बैंक फ्रॉड करके भागने लगे। और इस तरह की ऑर्गेनाइज लूट में कोई 24,000 रुपये डकार कर बैठा हुआ है, कोई 13,000 करोड़ डकार कर बैठा हुआ है, कोई 9,000 करोड़ डकार कर बैठा हुआ है, कोई कुछ 100 करोड़ डकार कर बैठा हुआ है, कोई कुछ 100 करोड़ डकार कर बैठा हुआ है, और कोई इतने पैसे डकार कर बैठा हुआ है जिसका हिसाब अब भी हमारे आपके सामने आना बाकी है। आखिर वो कौन लोग हैं? और जब उनका ही हिसाब नहीं है, उनका ही हिसाब मोटे तौर पर दिया जा रहा है कि बट्टे खाते में इतने रुपए डाले जा रहे हैं, और जिनका हिसाब कम से कम देश की जनता के सामने है, अरे उनको तो लेकर के आइए। देश की जनता को यह भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि जो बैंक लूट करके गए हैं, जो आम आदमी की गाड़ी कमाई का पैसा बैंकों में जमा होता है, उस पैसे से के अंतर्गत आने वाली जो राशि है उससे बैंक लोन देती है, और उसे लूट कर जो लोग गए हैं उन लोगों के साथ किस प्रकार का सलूक होना चाहिए। पनामा पेपर्स के मामले में पाकिस्तान में नवाज शरीफ को सजा हो गई, उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। ये पाकिस्तान की बात है जहां कभी मिलिट्री रूल भी हो जाता है, डेमोक्रेसी हमेशा खतरे में रहती है, आर्मी और आईएसआई एक बहुत बड़ा मुद्दा होती है सत्ता संचालन में, वहां पर भी न्यायालय कम से कम सजा दिलवाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन भारत में स्थितियां ये हो गई है कि न्यायालय के सामने पता नहीं किसके दबाव में जांच करने वाली एजेंसियां ही तारीख पर तारीख मांगती रहती हैं, और न्यायालय से उन्हें तारीख मिल भी जाती है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो आज की तारीख में इस देश के लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसा एक फेल्ड नेशन, राजनीतिक तौर पर असफल माना जाने वाला राष्ट्र, वो अपने यहाँ पनामा पेपर्स जैसे आर्थिक भ्रष्टाचार के मामलों में बड़े से बड़े प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सजा दिला देता है। अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, जब तक वो बरी नहीं होते चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन इस देश में मेहुल चौकसी को सजा नहीं होती, वो नहीं पकड़ा जाता। ऋषि अग्रवाल का मामला लंबित रह जाता है, वो नहीं, उस पर कोई अब तक फैसला नहीं हो पाया।
नीरव मोदी के मामले पर फैसला नहीं हो पाया, वो पकड़ा भी नहीं जा सका, और विजय माल्या तो पता नहीं कब से भारत के बाहर है। तो इनको लाने वाले लोग निश्चित तौर पर इस देश की जनता के बीच हीरो की स्थिति में आ सकते हैं। आज की तारीख में इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर जो मुद्दा बना हुआ है, कम से कम इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ जरूर की जानी चाहिए कि भ्रष्टाचार को, इस देश के भ्रष्टाचार के मुद्दे को इस देश के आम जनता तक ले जाने की जो कवायद उन्होंने शुरू की, आम जनता पर उसका असर हो रहा है। आम जनता को दिखाई दे रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की खबरों पर टीआरपी बटोरने की जो बात कहते हैं, जो दावे करते हैं, उसे उनकी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से आने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एंटी करप्शन ब्यूरो ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार कर देश के प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करती है। एक भी ट्वीट आपने नहीं देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान की एसीबी को बधाई दी हो कि आपने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के हमारे संकल्प को अंजाम तक पहुंचाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। एक भी ट्वीट नहीं देखा होगा। प्रधानमंत्री भोपाल में कहते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ी बड़ी बात, कार्रवाई की बात, महाराष्ट्र में एनसीपी से जुड़े हुए लोगों के 70,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की बात करते हैं। हफ्ता भर नहीं बीतता है, जिन जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनमें से अधिकांश एनसीपी से टूटकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, सरकार का हिस्सा बन जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ मंत्री बनकर महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो जाते हैं। तब भी लोगों को लगता है कि नहीं, प्रधानमंत्री वाकई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक ऐसी कार्रवाई कि या तो भ्रष्टाचारी भारत छोड़कर भाग जाए, या भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, या भाजपा के साथ गठबंधन में आ जाए। और इस कार्रवाई को मौजूदा दौर में लोग होता हुआ बखूबी देख रहे हैं। और इसी दौर में दावे अब यहाँ तक पहुँच गए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुद्दा बना, जितना बड़ा मुद्दा मौजूदा दौर में देश के प्रधानमंत्री ने बनाया, अब इस देश की जनता में कमोबेश स्थिति यही है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी ये दावा करेगी कि वो सत्ता में आने के साथ साथ नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या सबको लेकर आएंगे और सजा दिलाएंगे, उसकी लोकप्रियता भी इस देश की जनता में कमोबेश उसी प्रकार की होती हुई दिखाई दे सकती है जिस प्रकार काले धन लाकर सब में 15-20 लाख रुपए यूं ही बांट देने का दावा करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी की 2013-14 में हुई थी। 13-14 लाख रुपए काले धन से लोगों को यूं ही मिल जाएंगे, सारा काला धन ला करके दे देंगे देश के आम लोगों को। ये दावा नरेंद्र मोदी ने किया था उस दौर में। ये भी कहा था कि ईमानदारी से काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी उस पैसे से थोड़ी थोड़ी रकम उनको दे देंगे। बड़े बड़े दावे थे और उस दावे का चुनावी फायदा मिला था। भले ही उस दावे पे अमल नहीं हुआ हो, लेकिन अब जनता अमल के मूड में है, तो अमल के मूड में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को अमल में लाने के लिए जब जनता कमर कसती हुई दिखाई दे रही है, तो सत्ता को इस दौर में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई जो चल रही है, उस कार्रवाई को, यानी जिसमें फिलहाल कोर्ट ही कह रहा है कि कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, बल्कि उस कार्रवाई से आगे बढ़कर विजय माल्या, नीरव मोदी, ऋषि अग्रवाल, मेहुल चौकसी और जो तमाम नाम है जो हजारों लाखों करोड़ इस देश का डकार कर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, ये इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब चुनावी वर्ष में सत्ता को देते हुए नहीं बन पा रहा है। और आने वाले वक्त में इस नैरेटिव को चेंज करने के लिए, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के अपने ही बिछाए ट्रैप में जो भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई दिखाई दे रही है, उस ट्रैप से निकलने के लिए बीजेपी क्या करेगी किसी को नहीं पता है। हिंडनबर्ग के मुद्दे पर जिसने भी सवाल उठाया, हिंडनबर्ग अडानी रिपोर्ट के मामले में जिसने भी सवाल उठाया, उस सबको किसी न किसी बहाने घेरने की कोशिश हुई। राहुल गांधी ने सवाल उठाए, राहुल गांधी की एक दूसरे मामले में संसद की सदस्यता तक खत्म कर दी गई, जो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से बहाल हुई। और उसी मामले पर सुनवाई के दरमियान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गुजरात के न्यायालयों से अजीबोगरीब फैसले आ रहे हैं। उसके बाद महुआ मोइत्रा ने लगातार सवाल उठाए, उनकी भी क्या गति है आप देख रहे हैं। वो एथिक्स कमेटी के सामने जा रही है और एथिक्स कमेटी के चेयरमैन उनसे सवाल पूछते हैं, जैसा कहा जा रहा है कि वो सवाल पूछते हैं कि आप रात में किससे बात करती हैं। ये हालत हो गई है मौजूदा दौर में कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात यदि कोई करेगा तो किसी न किसी बहाने उसे घेरने की कोशिश होगी। राहुल गांधी को भी घेरने की कोशिश हुई, महुआ मोइत्रा को घेरने की कोशिश हो रही है,
और इसके साथ साथ संजय सिंह को तो घेरा ही जा चुका है, वो जेल में जा ही चुके हैं। सदस्यता भी उनकी निलंबित है, संसद में वो अभी निलंबित चल रहे हैं। तो इस दौर में 22 जनवरी 2024 को जब देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, तो उस भव्य उद्घाटन के दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने हुए राम मंदिर को और वहां से जो उद्घोष यदि करने की कोशिश होती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो लोग सवाल जरूर उठाएंगे कि मेहुल चौकसी को कब लाएंगे, मेहुल चौकसी के बाद नीरव मोदी को कब लाएंगे, विजय माल्या को कब लाएंगे, और बैंक फ्रॉड करने वाले लोगों से पैसे की रिकवरी कब कराएंगे। ये सवाल मौजूदा दौर में, अब चुनावी वर्ष में ज़्यादा तीखेपन के साथ विपक्षी दल उठाते हुए नजर आए। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।